श्रीखंड का मेरे ब्लड ग्लूकोज पर क्या प्रभाव पड़ता है? श्रीखंड की पॉपुलर रेसिपीज का इंटरनल आर्किटेक्चर क्या है? श्रीखंड कितना हेल्दी या अनहेल्दी है? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, श्रीखंड के ब्लड ग्लूकोज इम्पैक्ट को हम कैसे कम कर सकते हैं? हेलो एंड वेलकम टू नरिशिंग काका। अब आज से कुछ साल पहले बंगाली और उड़िया लोगों के बीच रसगुल्ले के ओरिजिन्स को लेकर कई दिनों तक खींचातानी चलती रही थी और उसकी वजह थी कि दोनों स्टेट्स के लोग अपनी स्टेट को रसगुल्ले का ओरिजिन मानते थे। अब इस तरह के वाद विवाद कई स्टेट्स में चलते रहते हैं और उसी का एक उदाहरण है श्रीखंड। श्रीखंड को लेकर भी गुजरात और महाराष्ट्र के लोगों के बीच थोड़ी बहुत खींचातानी होती रहती है। दोनों स्टेट्स के लोग मानते हैं कि श्रीखंड की शुरुआत उनकी स्टेट में हुई थी। अब गुजरातियों की बात सही है या मराठी लोगों की, ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि आज भी गुजरात और महाराष्ट्र में कोई विशेष अंतर नहीं है। आज भी दोनों ही बहुत ही खूबसूरत नेबरिंग स्टेट्स हैं और आज से लगभग 100 साल पहले तक तो ये दोनों राज्य ब्रिटिश रूल के दौरान बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा हुआ करते थे। दे वर पार्ट ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी। और इसके अलावा दोनों स्टेट्स में एक चीज और भी कॉमन है और वो ये कि इन दोनों स्टेट्स के कुछ हिस्से सूखे से प्रभावित हैं, ड्रॉट प्रोन हैं, और दोनों ही स्टेट्स में चरवाहों या ग्वालों की संख्या भी काफी ज्यादा है। Both states have a large population of sheep herders and cow herders. अब शायद आप ये सुनकर हैरान होंगे कि ये चरवाहों और सूखे की बात मैं यहाँ क्यों कर रहा हूँ, लेकिन इसका श्रीखंड से संबंध है और वो संबंध ये है कि श्रीखंड की शुरुआत के पीछे चरवाहों का हाथ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पुराने जमाने में जब चरवाहे अपने पशुओं को लेकर चारा चराने के लिए एक गांव से दूसरे गांव, एक कस्बे से दूसरे कस्बे, एक जिले से दूसरे जिले तक लगातार कई दिनों तक, कई हफ्तों तक, कई महीनों का सफर करते रहते थे, तो इस दौरान उनके पशु जो भी दूध देते थे वे उसे प्रिजर्व करने के लिए उसकी दही अक्सर बना लिया करते थे। लेकिन रेफ्रिजरेशन या आइस बॉक्स जैसी चीजें उपलब्ध न होने की वजह से अक्सर वे दूसरे दिन तक खराब हो जाती थी और ऐसा माना जाता है कि इस समस्या से निपटने के लिए ट्रैवलिंग चरवाहों ने श्रीखंड की शुरुआत की। अपनी दही की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए रात को सोने से पहले वे अपनी दही को एक महीन कपड़े में, मसलिन क्लॉथ में बांधकर किसी पेड़ से या किसी झोपड़ी के छत से लटका देते थे और ऐसा करने से उसका जो वाटर कंटेंट था सवेरे तक कम हो जाता था और वो काफी सॉलिड स्टेट में पहुंच जाती थी। इससे उसका वजन भी कम हो जाता था और उसकी पोर्टेबिलिटी भी बढ़ जाती थी और उसकी शेल्फ लाइफ ऑफ कोर्स कुछ बेहतर हो जाती थी। और उसके बाद में जब उसे उन्हें खाना होता था तो वे उसे एक बार फिर से फेंट लेते थे, विप कर लेते थे और उसके बाद उसमें कुछ शक्कर या ड्राई फ्रूट्स जैसी चीजें मिलाकर उसे और भी ज्यादा पैलेटेबल बना देते थे और यही श्रीखंड का सबसे पहला प्रारूप था। तब से आज तक श्रीखंड हमारी जिंदगी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है और आज ये सिर्फ गुजरात और महाराष्ट्र तक ही सीमित नहीं है, इसकी पॉपुलैरिटी देश के हर हिस्से में पहुंच चुकी है। आज श्रीखंड के दर्जनों वेरिएशंस बनाए जाते हैं, किसी में ज़ाफ़रान मिलाई जाती है, किसी में इलायची, तो किसी में रोज वाटर। फ्रूट बेस्ड वर्जन्स भी अवेलेबल हैं, किसी में पपैया मिलाया जाता है तो किसी में डेट पल्प, तो किसी में स्ट्रॉबेरी। ऑफ कोर्स इस सीरीज में जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो है मैंगो श्रीखंड। ऑफ कोर्स जहां तक मेरा सवाल है, मुझे श्रीखंड के लगभग सभी वेरिएशंस पसंद है। मुझे इसकी क्रीमीनेस पसंद है और मुझे इसकी मिठास के अंदर छुपी हुई दही के स्वाद की हिंट पसंद है। श्रीखंड के बारे में जो बात मुझे सबसे अच्छी लगती है वो ये कि जैसे ही आप इसका एक चम्मच अपने मुंह में रखते हैं तो इसकी क्रीमीनेस आपके पूरे मुंह में फैल जाती है और आपको एक तरह का वेलवेटी सेंसेशन प्रदान करती है। आपको लगता है
कि आपके टेस्ट बड्स को आज रेड कारपेट वेलकम दिया गया है। और इन्हीं सब सेंसेशंस को एक बार फिर से एक्सपीरियंस करने के लिए मैंने रिसेंटली इसकी एक सर्विंग खाई, और इस बार उसे खाने का एक एडिशनल कारण था, और वो था कि मैं इसे खाकर अपने ब्लड ग्लूकोज पर इसके प्रभाव को जानना और समझना चाहता था। और उस दिन उस एक्सपेरिमेंट के दौरान मैंने इसे 9:42 पर खाना शुरू किया, और उस वक्त मेरा बेसलाइन ब्लड ग्लूकोज था 88 या 88, और उसके थोड़ी देर के बाद जब मैंने उसकी ब्लड ग्लूकोज की पीक लेवल नोटिस की तो वो थी 158 या 158, और इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 38 मिनट लगे। अब ये उछाल देखकर मुझे कोई खास हैरानी नहीं हुई, क्योंकि श्रीखंड में कार्बोहाइड्रेट्स, एडेड शुगर्स और थोड़ी बहुत फैट के अलावा और कुछ भी नहीं है। इसका मेन इंग्रेडिएंट है दही, और दूसरा बड़ा इंग्रेडिएंट है शुगर। जनरली 1 किलो श्रीखंड में लगभग 400-500 ग्राम शक्कर ही होती है। तो यही 2 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, और जैसा कि आप जानते हैं दोनों के अपने अपने खतरे हैं। शक्कर के खतरों के बारे में तो खैर हम इस चैनल पर दर्जनों वीडियोस में बात कर चुके हैं। अब आजकल श्रीखंड में एक और खतरा इसी से रिलेटेड हो सकता है, और वो ये कि उसमें कई मैन्युफैक्चरर्स हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप जैसी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल कई मास प्रोडक्शन यूनिट्स शक्कर का इस्तेमाल करने में हिचकती हैं, क्योंकि हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप काफ़ी सस्ता होता है और उसका उपयोग करना भी आसान होता है। तो यदि हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप जैसे जहर का उपयोग श्रीखंड बनाने के लिए किया गया है, तो फिर आपकी सेहत पर और भी ज़्यादा विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। जो दूसरा खतरा है वो है दही, और जैसा कि आप जानते हैं कि दही दूध से बनती है, और दूध के प्रोडक्शन को लेकर हमारे देश में 2 बड़ी मुसीबतें हैं। पहला तो यही कि दूध के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए कई लोग अपनी गायों और भैंसों को हार्मोन्स के इंजेक्शंस देते हैं, और इन हार्मोन्स का हमारी सेहत पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। दूसरी परेशानी की बात यह है कि हमारे देश में दूध का एडल्ट्रेशन काफी बड़े पैमाने पर किया जाता है, अनफॉर्चुनेटली। तो यदि कोई व्यक्ति एडल्ट्रेटेड दूध से श्रीखंड बनाता है तो नेचुरली उसकी दही भी एडल्ट्रेटेड होगी, और उससे बनने वाला श्रीखंड भी एडल्ट्रेटेड होगा। अब अक्सर हम इंसानों की आदत होती है कि जब हम किसी चीज को खाना चाहते हैं तो उसकी बुराइयों को इग्नोर कर देते हैं, और उसके बारे में 2-4 अच्छी बातें कहने सुनने लगते हैं। और इसी तरह से श्रीखंड फैन क्लब के मेंबर्स भी श्रीखंड के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दलील देते हैं, और वो ये कि श्रीखंड बहुत हेल्दी है, क्योंकि ये दही से बनता है, और दही एक हेल्थ फूड है, क्योंकि वो प्रोबायोटिक है, जिसका मतलब है उसमें गट फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं। अब ये बात सही है कि दही प्रोबायोटिक होती है, लेकिन जिस बात को श्रीखंड फैन क्लब के मेंबर्स इग्नोर कर देते हैं वो ये कि श्रीखंड में बैक्टीरिया का कंसंट्रेशन इतना कम होता है कि वो प्रोबायोटिक के रोल को पूरी तरह से अदा नहीं कर पाता। हाँ, ये बात सही है कि दही में थोड़ा बहुत प्रोटीन होता है, लेकिन देखा जाए तो प्रोटीन की बात करना भी श्रीखंड खाने का सिर्फ एक बहाना है, और वो इसलिए क्योंकि मैं ऐसे एक भी व्यक्ति को नहीं जानता जो श्रीखंड सिर्फ इसलिए खाता हो क्योंकि उसमें उसे प्रोटीन की डेली सप्लाई प्राप्त हो सकती है। लोग अपनी प्रोटीन सप्लाई प्राप्त करने के लिए अंडे खाते हैं, चिकन खाते हैं, मटन मच्छी खाते हैं, टोफू बीन कर्ड खाते हैं। श्रीखंड कौन खाता है? और यदि कोई खाता भी है तो उसे डिसअपॉइंटमेंट ही मिलेगा, क्योंकि वो सिग्निफिकेंट अमाउंट में नहीं प्राप्त कर सकता। श्रीखंड के एक प्रोमिनेंट ब्रांड के अनुसार श्रीखंड की 100 ग्राम सर्विंग में लगभग 5 ग्राम प्रोटीन होता है, जिसका मतलब है कि जितना प्रोटीन आपको 200 ग्राम श्रीखंड खाने से मिलेगा उतना आप बड़े आराम से सिर्फ एक अंडा खाकर प्राप्त कर सकते हैं। बीन्स और लेंटिल्स की एक सर्विंग खाकर प्राप्त कर सकते हैं। सो द फैक्ट इज, हर व्यक्ति श्रीखंड को एक बेहतरीन डेजर्ट होने की वजह से खाता है, उसके यूनिक टेस्ट को एंजॉय करने के लिए खाता है, उसकी क्रीमीनेस और उसके वेलवेटी माउथ फील को महसूस करने के लिए खाता है, अपने टेस्ट बड्स को एक
5 स्टार ट्रीटमेंट देने के लिए खाता है। कम से कम मैं तो इन्हीं कारणों से खाता हूं। इनफैक्ट श्रीखंड में जो भी कुछ थोड़े बहुत हेल्थ बेनिफिट्स होते भी हैं, तो वो भी उसमें मौजूद शक्कर की बेशुमार क्वांटिटी की वजह से वर्थलेस हो जाते हैं। यदि आप हमारे देश के श्रीखंड के पॉपुलर ब्रांड्स के न्यूट्रिशनल लेबल को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि जनरली 100 ग्राम श्रीखंड में 40 से 50 ग्राम के बीच शक्कर होती है। ये शक्कर की क्वांटिटी कितनी ज्यादा है, इसको आप एक कंपैरिजन से समझ सकते हैं, और वो ये कि यदि आप कोका कोला जैसे कार्बोनेटेड ड्रिंक की 350 मिलीग्राम की एक बोतल कंज्यूम करते हैं तो उससे आपको 39 ग्राम्स शक्कर की प्राप्ति होती है। इन अदर वर्ड्स, जहां तक शक्कर का सवाल है, श्रीखंड कार्बोनेटेड ड्रिंक से भी ज्यादा खतरनाक है। ऑफ कोर्स मैं यहां ये नहीं कहना चाह रहा कि आपको श्रीखंड छोड़कर कोका कोला या पेप्सी या इस तरह का कोई ड्रिंक पीना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि सच तो यह है कि वो भले ही श्रीखंड हो या कोक या पेप्सी, इतनी ज्यादा मात्रा में शक्कर खाना खतरे से खाली नहीं है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिकमेंडेशन के अनुसार एक व्यक्ति को अपनी टोटल डेली कैलोरिक इनपुट का सिर्फ 5% हिस्सा ही शक्कर से प्राप्त करना चाहिए। दूसरे शब्दों में, किसी एक व्यक्ति को 100 कैलोरी से ज्यादा शक्कर से प्राप्त नहीं करना चाहिए, विच सिंपली मीन्स कि किसी एक व्यक्ति को 25 ग्राम से ज्यादा शक्कर एक दिन में नहीं खानी चाहिए। वेरस जब आप सिर्फ 100 ग्राम श्रीखंड खाते हैं तो आपको उससे ही 2 दिनों की शक्कर का कोटा उस छोटी सी सर्विंग से ही नसीब हो जाता है। और आपको एक बात और याद रखनी चाहिए कि शक्कर का यही अंधाधुंध कंजम्पशन आज हमारी दुनिया के लगभग 200 करोड़ लोगों के मोटापे का एक बहुत बड़ा कारण है। लेकिन श्रीखंड के ब्लड ग्लूकोज इंपैक्ट को जानने समझने के बावजूद कि श्रीखंड बेसिकली एक शुगर बॉम्ब है, यदि आप इसे खाना ही चाहते हैं तो उस हालत में आप इसके ब्लड ग्लूकोज इंपैक्ट को कम करने के लिए मेरी ब्लड ग्लूकोज क्लियरिंग किट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टूल किट में आपको 3 टूल्स अवेलेबल हैं। पहला कि जब आप इसे खाएं तो लंच और डिनर के समय पर खाएं, और कोशिश करें कि उस लंच और डिनर में काफी मात्रा में छिलके वाली दाल हो या लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स हों। इस तरह के फूड प्रोडक्ट्स की मौजूदगी से श्रीखंड का आपके ब्लड ग्लूकोज पर प्रभाव कुछ हद तक कम हो जाएगा। और यदि आप श्रीखंड को लंच या डिनर पर नहीं खाने वाले, ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में खाने वाले हैं, या लंच और डिनर के बीच में खाने वाले हैं, या डिनर खत्म करने के 1-2 घंटे के बाद खाने वाले हैं, तो उस हालत में श्रीखंड के ब्लड ग्लूकोज इंपैक्ट को कम करने के लिए श्रीखंड खाने से लगभग 5-10 मिनट पहले 1 गिलास पानी में 1 टेबलस्पून एप्पल साइडर विनेगर मिलाकर पी लें और उसके बाद श्रीखंड खाएं। ऐसा करने से भी ब्लड ग्लूकोज इंपैक्ट कुछ हद तक कम हो जाएगा। और यदि आप श्रीखंड की कोई बड़ी क्वांटिटी स्वाहा करने वाले हैं तो 1 टेबलस्पून की जगह 2 टेबलस्पून एप्पल साइडर विनेगर भी आप ले सकते हैं। श्रीखंड के ब्लड ग्लूकोज इंपैक्ट को कम करने का तीसरा तरीका है कि आप श्रीखंड खाने के तुरंत बाद कम से कम आधा घंटा पैदल चलें। यदि आधा घंटा पैदल चलना पॉसिबल नहीं है तो कम से कम 15-20 मिनट चलें, 25 मिनट चलें, अपने घर के आसपास चलें, अपने घर के अंदर चलें। यदि पैदल चलना भी संभव नहीं हो तो उसके बदले में आप और कोई एक्सरसाइज कर सकते हैं या अपने ही घर की सफाई जोर शोर से कर सकते हैं। इस तरह की प्रोसेस अपनाने से आपके मसल्स में काफी मूवमेंट होगा, हरकत होगी, और उससे श्रीखंड की वजह से आने वाला ग्लूकोज उसी समय मसल्स में एब्जॉर्ब हो जाएगा और आपके ब्लड ग्लूकोज पर ज्यादा बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहां पर एक बात साफ कर देना जरूरी है, और वो ये कि जब आप श्रीखंड खाने के पहले या बाद में इस ग्लूकोज क्लियरिंग टूल किट का इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपके ब्लड ग्लूकोज इंपैक्ट में थोड़ी कमी तो जरूर आएगी, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन उस श्रीखंड में जो इतनी मात्रा में शुगर पड़ी हुई है उसका कुछ न कुछ इंपैक्ट, कुछ न कुछ प्रभाव आपकी बायोलॉजी पर, आपकी फिजियोलॉजी पर होकर ही रहेगा। उन कैलोरीज की मार आपके शरीर को सहनी ही पड़ेगी
उन सब से ये 15, 20, 25 मिनट की ग्लूकोज क्लियरिंग वॉक आपको नहीं बचा पाएगी। और इन्हीं सब कारणों की वजह से मैं जनरली श्रीखंड जैसी चीज़ों को अपनी डेली डाइट से दूर रखता हूँ। लेकिन यदि मुझे मजबूरी में खाना ही पड़े किसी सोशल प्रेशर के चलते, तो मैं ऐसी ग्लूकोज क्लियरिंग किट का इस्तेमाल करता हूँ। और इसी तरह के छोटे मोटे प्रिकॉशंस लेने की वजह से मेरा फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज जनरली 75 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर से कम होता है और BMI 23 के नीचे ही रहती है। और जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूं कि यदि मुझ जैसा साधारण व्यक्ति ये सब कुछ कर सकता है, तो ऐसी कोई वजह नहीं है कि आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते। ज़रूरत है तो श्रीखंड और श्रीखंड जैसे स्वीट्स और डेजर्ट्स के खतरों को समझने की, पहचानने की और उसके बाद उन्हें अपनी डेली डाइट में अवॉइड करने की।